हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे यूनिट 16 को। और इससे पहले जितनी भी यूनिट्स थी, आई होप आपने उनको रिवाइज कर लिया होगा, पढ़कर देख लिया होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को यूनिट 16 से, और ये रहेगी हमारी 502 की लास्ट क्लास। इसके बाद हमारा जो 502 वाला ब्लॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो 502 ब्लॉक है ये सबसे बड़ा ब्लॉक है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। 16 यूनिट है जिसमें। इसके बाद जितने भी ब्लॉक आएंगे उसमें किसी में 10 यूनिट, किसी में 12 यूनिट, किसी में 13 यूनिट, ऐसी यूनिट से रहने वाली है। ठीक है। तो यूनिट 16 को हम डिस्कस करते हैं। आकलन के परिणामों का उपयोग करके अधिगम को बेहतर बनाना। अब आकलन परिणामों का उपयोग करके हम अधिगम को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। हालांकि ये यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, छोटी यूनिट रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे अभिलेखन एवं रिकॉर्डिंग की आवश्यकता। अभिलेखन क्या होता है? अभिलेखन होता है रिकॉर्डिंग, और फिर एक होता है आपका रिपोर्टिंग। इन दोनों में अंतर क्या है? रिकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे के शैक्षिक एवं से शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में अधिगम प्रदर्शन एवं प्रगति के प्रमाणों, जिनको आकलन के विभिन्न उपकरण एवं तकनीकों का उपयोग करके एकत्रित किया गया है, कि व्यवस्थित प्रलेखन की प्रक्रिया अभिलेखन कहलाती है। क्या मतलब? बच्चे की जो शैक्षिक यानी कि स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक दोनों क्षेत्रों में जिस तरह का उसने प्रदर्शन करा है, और प्रदर्शन करने के बाद उसने किस तरह की तरक्की करी है, उसमें हो सकता है वो टॉप करा हो या फिर नीचे आ गया हो, मीन्स तरक्की करी हो, उसका विकास हुआ हो सकता है वो नीचे आ गया हो। ठीक है। जिनको आकलन के लिए विभिन्न उपकरण एवं तकनीकों का उपयोग करके एकत्रित किया गया है। आपने इनको देखने के लिए, प्रगति के परिणामों को देखने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करी होंगी, कुछ टूल्स यूज़ करे होंगे, जैसे हम असेसमेंट के टूल्स लास्ट क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, उन सबको यूज़ करे होंगे। अब इनको आप व्यवस्थित करके लिख लोगे तो उसे ही क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अभिलेखन। रिपोर्टिंग क्या होता है? एक बच्चा समझ और कौशल अर्जन के निम्न स्तर से उच्च और अधिक पेचीदा अधिगम स्तर की ओर किस प्रकार गति करता है, सीखता है, को प्रदर्शित करने के लिए आकलन का पृष्ठ पोषण को बांटना, संप्रेषण करना या रिपोर्टिंग कहलाता है। कुल मिलाकर यह है कि बच्चे का जो लर्निंग ग्राफ है वो किस तरह का जा रहा है, ठीक, किस तरह से बच्चा गति कर रहा है, इसको जानना वो क्या होता है? वो रिपोर्टिंग होता है। कि आपने रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि यार बच्चे की तरक्की तो हो रही है लेकिन थोड़ी स्लो हो रही है या थोड़ी फास्ट हो रही है। इस फील्ड में तो वो ठीक कर रहा है लेकिन इस फील्ड में थोड़ा सा स्लो जा रहा है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग होता है। रिकॉर्डिंग क्या होता है? आपने सिर्फ बता दिया कि मैथ्स में अच्छा है, हिंदी में थोड़ा वीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा है, साइंस में थोड़ा वीक है, इस तरह से। ओके, आगे बढ़ेंगे। बच्चों में अधिगम प्रदर्शन के अभिलेखन रिपोर्ट के उपयोगकर्ता के संदर्भ में सबसे अच्छी प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। ये सभी शामिल हैं: विद्यार्थी एवं माता पिता, शिक्षक एवं परामर्शदाता, योजना बनाने वाले एवं प्रशासक। ये वो लोग हैं जो रिपोर्टिंग सबसे अच्छे तरीके से करते हैं। बच्चों की रिकॉर्डिंग को जो देखते हैं, समझते हैं कि अब इसमें क्या ये ठीक है या नहीं है, इसके बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो ये तीन लोग ही हैं जो इसको सही तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा विद्यार्थी एवं माता पिता। विद्यार्थी एवं माता पिता को क्या करेगा? ये अधिगम में बच्चों की क्षमता एवं कमजोरी की सूचना प्रदान करेगा। माता पिता को हो सकता है बच्चा गणित में अच्छा हो लेकिन भाषा विषय में कमजोर हो। बच्चों में व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में अधिक समझ को बढ़ावा देगा ये, कि बच्चे शर्मीले हैं या फिर ज़्यादा घुल मिल जाते हैं जल्दी से। यह बच्चों को प्रेरित करता है। जब बच्चे अपनी उपलब्धियों और सफलताओं को देखते हैं तो वे अपने प्रदर्शन में और अधिक सुधार करने के लिए अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बच्चे को मोटिवेट भी करेगा। वो देखेंगे कि यार मेरी ग्रेड पहले कम थी लेकिन अब मेरी ग्रेड बढ़ गई है, तो उसके अंदर एक एनर्जी आई, अब वो और मन लगाकर पड़ेगा। शिक्षक एवं परामर्शदाता की अब बात कर लेंगे। ये कौन थे? ये थे हमारे विद्यार्थी एवं माता पिता। ठीक है, यहाँ पर देखो यही प्रॉब्लम है, इन्होंने इसी साइन के साथ ये पॉइंट दे दिया, जबकि यहाँ पर इन्हें सेकंड पॉइंट डाल के देना था, क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हिंदी ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा फॉल्टी है इसका, एनआईओएस का। बच्चों की क्षमता को समझकर एकत्र की गई, रूपांतरित की गई सूचनाओं को प्रदान कर अधिगम के अभिलेख शिक्षक और परामर्शदाताओं की सहायता करते हैं। किस तरह से सहायता करते हैं? शिक्षण व्यू रचना एवं विधियों में, कि यार किस तरह से मुझे टीचिंग करना है, कौन सी मेथड्स मुझे यूज़ करना है। कक्षा का मैनेजमेंट किस तरह से रखना है। भाई बच्चों का अगर मान लो रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको या तो मेथड चेंज करना होगा या फिर आपके कक्षा का मैनेजमेंट थोड़ा सा ठीक करना होगा। विद्यालय के अंदर व बाहर उपलब्ध सामग्री तथा संसाधनों का उपयोग, जिससे कि बच्चे का प्रदर्शन बेहतर होता है। भाई विद्यालय के अंदर कोई सामग्रियाँ उपस्थित होंगी ना, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं सिखाने के लिए, बाहर से कोई सामग्री ला कर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ओर परामर्शदाता कोई अधिकृत भी हो सकता है या अध्यापक भी परामर्शदाता की भूमिका निभा सकता है। यह परामर्शदाता की डेफिनेशन होगी छोटी सी, कोई भी हो सकता है या फिर टीचर खुद हो सकता है।
बच्चे की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए आमने सामने बैठकर उसकी व्यक्तिगत समस्याओं की पहचान कर सकता है। ठीक है बात। योजना बनाने वाले प्रशासक, ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। क्लस्टर से लेकर जिले के सभी स्तरों तक शिक्षा के गुणों की जांच करना। बच्चों का जो फीडबैक होता है, बच्चों की जो रिपोर्टिंग होती है, उससे पता चलता है कि किस जिले के बच्चे किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। योगदान एवं बाधाओं की प्रभावपूर्णता का परीक्षण करना। अधिगम के गुणों को बढ़ाने के लिए विद्यालय को वर्गीकृत करना। विद्यालय को वर्गीकृत मतलब विद्यालय को आप ग्रेड दे रहे हो कि ये ए ग्रेड स्कूल है, ये बी ग्रेड स्कूल है, ये सी ग्रेड स्कूल है। क्यों? आपने ये देखा कि यार कहाँ पर रिपोर्टिंग सही आ रही है, वहाँ कहाँ पर बच्चों का विकास अच्छी तरीके से हो रहा है। शिक्षक के लिए प्रदर्शन के लिए उसकी स्वयं की जवाबदेही के लिए शिक्षक का आकलन करना। ठीक है बात। एक टीचर की भी कोई जिम्मेदारी है ना प्रदर्शन के लिए, तो उस टीचर का भी आकलन हो जाएगा। अभिलेखन और प्रतिवेदन। अभिलेखन और प्रतिवेदन का मतलब है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। तैयार करना आकलन का एक एकीकृत भाग है। प्रतिवेदन रूप से स्प्लिट आउट की आवश्यकता स्प्लिट आउट की आवश्यकता जिसका अभिलेखन किया गया है वह प्रमाणों आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। सहभागिता की आवश्यकता होती है। प्रमाणों और आंकड़ों पर आधारित तो मतलब कि जिस जो आप अभिलेखन कर रहे हैं उसके आपके पास प्रूफ हो। ठीक है। और यहाँ पर एक सहभागिता की आवश्यकता है कि सब लोग मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं सिर्फ एक टीचर अकेला पूरा बच्चे का रिकॉर्ड रख ले, क्योंकि बच्चे टीचर से टीचर ही बच्चे की रिपोर्टिंग कैसी है उस पर प्रभाव पड़ता है। कोई टीचर किसी बच्चे को अलग नज़रिए से देखता है, कोई टीचर अलग नज़रिए से देखता है। जब रिपोर्टिंग किया जाता है तब ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या तथा कौन बच्चे के अधिगम के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करेगा, कि क्या चीज़ें हैं जो बच्चे के अधिगम प्रदर्शन में बढ़ोतरी करेगी और कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे के अधिगम के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करेगी। क्या चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें हैं ये जो बच्चों के अधिगम के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करेगी, ये हमें रिपोर्टिंग से पता चलता है। ठीक है। रिपोर्टिंग को सबके लिए एक जैसी बनाने की अपेक्षा इसको व्यक्तिगत रूप से बच्चे की क्षमता और कमजोरी को देखते हुए ये सोचा जा सकता है कि इसको कैसे लचीला बनाया जा सके। अब जो रिपोर्टिंग है, जो आप बच्चों की रिपोर्ट बना रहे हो, वो हर एक बच्चे के लिए एक जैसी ना बनाते हुए आप बच्चों के हिसाब से उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना सकते हो कि अब किसी बच्चे में कोई ऐसा गुण हो जो किसी बच्चे में ना हो, तो उसके लिए आपको एक अलग से कॉलम उसमें बनाना पड़ेगा। विद्यार्थियों के अधिगम के दृष्टिकोणों से रिपोर्टिंग करने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिगम के दृष्टिकोण से यदि आप रिपोर्टिंग करते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र के आकलन के तुरंत बाद आकलित अभिलेखन से बच्चे के साथ सहभागिता करनी चाहिए ताकि वे तुरंत पृष्ठपोषण प्राप्त कर सकें। जैसे ही आपने बच्चे का आकलन करा, असेसमेंट की रिपोर्टिंग करी, फिर जो अभिलेख होगा रिकॉर्ड, उसका जो भी रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के साथ बच्चों को फीडबैक तुरंत दे दो। ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चे अपने फीडबैक के अनुसार बच्चा अपने आप को वहीं से सुधार लेगा और कंटिन्यू करेगा। आकलित अभिलेख यानी कि असेसमेंट रिकॉर्डिंग की प्रत्येक कक्षा के अंत में अभिभावकों के साथ सहभागिता की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। जब आपका परीक्षा एंड हो रही है, इसके बाद आप एक पीटीएम लेकर बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बच्चे के विद्यालय छोड़ने के समय या प्रवेश के समय आकलित आंकड़ों वाली प्रोफाइल का स्थानांतरण ही बच्चों के साथ ही हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट था नहीं। इसकी प्रोसेस क्या होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग लर्निंग प्रोसेस। आकलित आंकड़ों का अभिलेखन एवं रिपोर्टिंग पूरी अर्थपूर्ण बनाता है जब इसे पूरे प्रदर्शन, शैक्षणिक से शैक्षणिक दोनों घटकों के आकलन के प्रदर्शन के सूचक और पसंद को शामिल किया जाता है। हम इसे तभी कंप्लीट कह सकते हैं जब इसमें स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक दोनों ही तरह की चीज़ों को इसमें शामिल किया हो। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। कौन कौन से पॉइंट हो गए? सबसे पहले तो हो गया कि अभिलेखन व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होना चाहिए, हर एक बच्चे का पूर्ण हो जाइए। आंकड़ों के प्रकार और सृजन के तरीके पर निर्भर होना चाहिए। प्रमाणों पर यानी प्रूफ पर आधारित होना चाहिए। अभिलेखन सकारात्मक एवं संतुलित दिमाग की सहायता से पूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि while recording qualitative data, the description has to be precisely stated without being too general। कहने का मतलब यह है कि हमें स्पेशल पॉइंट्स देना होगा हर एक बच्चे के लिए कि इस बच्चे ने ये प्रदर्शन करा, इस बच्चे ने इस तरह का प्रदर्शन करा। विदाउट बीइंग टू जनरल का मतलब यह है कि हमें एक तरह से सामान्य नहीं हो जाना। बच्चे का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा, बच्चे का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा, बच्चे का प्रदर्शन उत्तम रहा, हर सब में यही लिखते जा रहे हो यार, तो ये ऐसा हमें जनरल नहीं होना। हमें उसके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट छोड़ना है। ये इंग्लिश इस वाले पॉइंट का है। ठीक है, ये हिंदी में बहुत ही ज़्यादा ऐसा था, इसलिए इसे मैंने इंग्लिश में लिखा है। अभिलेखन सकारात्मक और संतुलित दिमाग की सहायता से होना चाहिए। विभिन्न संबंधितों में बांटना चाहिए जिससे वे अपने स्तर के सटीक सहायता प्रदान कर सकें। विभिन्न संबंधितों
के क्रिया बिंदु अभिलेखन रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से सामने आए। विभिन्न संबंधित तो मतलब ये ऐसा है कि बच्चे का एटीट्यूड क्या रहा, बच्चे का इंटरेस्ट किस में, बच्चे का एप्टीट्यूड किस में, बच्चा लैंग्वेज में कैसा है, डिसिप्लिन में कैसा है, स्कूल आने जाने में कैसा, व्यवहार कैसा है, ऑनेस्टी है या नहीं उसके अंदर, इस तरह की चीज़ें। ये आप प्रारूप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो जितने प्रारूप हैं एक बार अगर आप देख लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको ये समझ में आ जाएंगे। चलो, भाषा अधिगम से तात्पर्य कितने कौशलों का अभिग्रहण से है? भाषा अधिग्रहण से तात्पर्य आपके चार कौशलों की वृद्धि होना चाहिए: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका मतलब अपने भाषा को सीख लिया। अगर आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पढ़ने लिखने सोचने का मतलब क्या है। ये जो जितने भी ये टेबल्स है ना, इन्हें आप पीडीएफ के साथ एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। गणित में प्रक्रिया आधारित आकलन किया जाता है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। गणित में किस तरह का आकलन किया जाएगा, उत्पाद आधारित या प्रक्रिया आधारित? तो गणित में प्रक्रिया आधारित आकलन किया जाता है। विभिन्न संबंधितों को रिपोर्टिंग करना। विभिन्न संबंधितों को रिपोर्टिंग करने का मतलब क्या हो गया कि, चलो पढ़ लेते हैं। अभिलेखित परिणाम को विभिन्न संबंधितों में पृष्ठ पोषण के लिए बांटा जाता है, जिससे कि प्रत्येक संबंधित अपने तरीके से बच्चे की प्रगति में शामिल हो सके। विभिन्न संबंधितों को हम बोल सकते हैं कि ये शायद स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब, अच्छा यहाँ पर मैंने ऊपर संबंधितों का मतलब कुछ और बता दिया होगा। सुनो, संबंधितों का मतलब होता है कि टीचर, पेरेंट्स और बच्चा, ये तीन मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं बच्चे के। ये क्या करते हैं, ये ही है जो बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करते हैं या फिर बच्चे में इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे की प्रगति में रुचि लेते हैं। एक तो बच्चा खुद लेगा, एक उसके पेरेंट्स लेंगे और एक उसके टीचर्स लेंगे। तो जो भी फीडबैक है, इस फीडबैक को आप बच्चे के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ बांट सको। ठीक है, इनको बांटने से क्या होगा कि ये बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए मदद करेंगे फिर, क्योंकि ये तीन ही है जो विद्यालय में रुचि लेते हैं। यही सहभागिता प्रतिवेदन कहलाता है, जो बच्चे की अधिगम प्रगति का वास्तविक प्रस्तुतिकरण है। ये हमेशा बच्चे की क्षमता पर केंद्रित व अनुशासित होता है। बिल्कुल ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप जूम करके इसे इंग्लिश में पढ़ लेना। अधिगम को सुधारने के लिए आकलित परिणामों का प्रयोग। क्षमता और कमजोरी की पहचान करने के लिए आकलित परिणाम का विश्लेषण करना चाहिए। क्या क्या विश्लेषण? विषय के हिसाब से विश्लेषण, विषय वस्तु के हिसाब से, अधिगम प्राप्तियों के हिसाब से, उपसत्र के हिसाब से विश्लेषण। ये कुछ विश्लेषण यहाँ पर दिए हुए हैं कि भाषा, अंग्रेजी, गणित में किस किस तरह के विद्यार्थी के मार्क्स रहे हैं। इसमें कुछ खासा था नहीं, यूनिट में शायद खत्म ही होने वाली है। कार्यक्रम का अनुवर्तन करना। अनुवर्तन मतलब कि फॉलो करना प्रोग्राम्स को। सही निर्णय निम्नलिखित रूप से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में हो सकता है। शिक्षक अधिगम कठिनाई का उपचार कर सकेगा। संवर्धन हो सके, यानी कि इनरिचमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। शिक्षक की स्वयं की छवि का पता चलेगा, शिक्षक की स्वयं की छवि कैसी है। अब शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कैसे है? शिक्षक परामर्शदाता के रूप में कुछ तीन चीज़ों को वो ध्यान में रखेगा कि बच्चों के, अरे यार ये बड़ा परेशान कर रहा है मच्छर। बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचने में मैं उनकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। वह अपने अधिगम में आने वाली रुकावटों को कैसे दूर कर सकता है, यानी बच्चा। विभिन्न हल क्या हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हैं। तो टीचर्स परामर्शदाता के रूप में इन तीन चीज़ों को देख सकता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात लिखी है यहाँ पर। परामर्श एक ऐसा अनोखा सहायता प्रदान करने वाला संबंध है जिसमें बच्चे को कुछ सीखने, महसूस करने, अनुभव करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उनके तरीकों में ऐसे बदलाव किए जाते हैं जिसके बारे में वह सोचता है। इस प्रकार परामर्श को परिभाषित किया जा सकता है। तो ये परामर्श की डेफिनेशन हो जाती है, पढ़ लेना, ये एग्जाम में आ सकती है। अधिगम कठिनाइयों का उपचार कैसे करोगे? अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थियों का निर्धारण करना। आपने पता कर लिया क्या ये विद्यार्थी हैं जिनको अधिगम में कठिनाई हो रही है। अधिगम कठिनाइयों की विशिष्ट प्रकृति का निर्धारण करना। अधिगम में कठिनाई तो हो रही है, लेकिन किस तरह की कठिनाई हो रही है। बच्चों को मान लो प्लस में कठिनाई हो रही है, तो प्लस में किस तरह की कठिनाई आ रही है? उसे कैरी लेने में प्रॉब्लम आती है, वो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। अधिगम कठिनाई के कारकों का निर्धारण, क्या कारण है जिस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। उपयुक्त उपचारात्मक प्रक्रिया को लागू करना। अब आपको सब कुछ पता चल गया तो आप उपचारात्मक प्रक्रिया लागू करोगे। इन्हीं के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अधिगम कठिनाई अभिरुचि, प्रेरणा जैसे कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल सही बात है।
उपयुक्त उपचारात्मक प्रक्रिया को लागू करना। अब किस किस तरह से आप उपचारात्मक प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं? सबसे पहले लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि जिस उत्तर की अपेक्षा की गई थी उसको आपको इस ढंग से करना चाहिए। अच्छा, बच्चे ने कोई आंसर करा, अब मान लो कोई गलत हो गया बच्चे का आंसर, तो आप उसे बोलो कि बेटा आपने जो आंसर करा ना, आपको इस तरीके से ये स्टेप्स फॉलो करके आपको आंसर करना चाहिए था। निदानात्मक सूचना उपलब्ध कराएं तथा उन्हें बताएं कि यहाँ पर आपने गलती कर रहे हैं, इससे आपके अभ्यास की ज़रूरत है। किसी एक स्टेप में गलती हो रही तो उस गलती को बताएं। किसी एक वर्ड में बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, किसी एक वर्ड का वर्तनी अशुद्ध लिख रहा है, तो उसे बताएं कि यहाँ पर इस तरह की वर्तनी आपको लिखना है। आप विद्यार्थियों को सावधानीपूर्वक क्रमानुसार परीक्षण अभ्यास दें जिससे बच्चे की सफलता का एहसास हो। सावधानीपूर्वक क्रमानुसार परीक्षण देने का मतलब है कि बच्चों को पहले इजी क्वेश्चन दें, फिर थोड़े से टफ, फिर थोड़े से टफ, फिर थोड़े से टफ, इस तरह से टफ का लेवल बढ़ाएं। इससे क्या होगा, बच्चे के पहले के क्वेश्चन सही होते जाएंगे तो बच्चे के आने वाले क्वेश्चन को करने के लिए मोटिवेट होगा और उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा। विद्यार्थियों को लघु अवधि के लक्ष्य और उनकी प्रगति के बारे में जानकारी देकर उत्साहित करें। लघु अवधि के लक्ष्य मतलब कि छोटे छोटे गोल बच्चे के सामने रख दो। जब बच्चा इस गोल को अचीव कर लेगा तो वो मोटिवेटेड हुआ, इसको अचीव करा फिर और मोटिवेटेड हुआ, फिर इसको अचीव करा, इसको अचीव करा, इन सबको अचीव करने वाले एक छोटा सा बड़ा गोल रख दोगे तो बच्चा इसको भी अचीव कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर करता है तो जब उसके बाद एग्जाम आएगा तो उसमें भी अच्छा स्कोर कर लेगा, क्योंकि वो इनसे मोटिवेटेड है, इसमें उसने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है सब। विद्यार्थी को उपचारात्मक प्रक्रिया के प्रभावकारी पहलू से संबंधित सूचना यह कहते उपलब्ध कराएं कि आपने यह कार्य सही ढंग से किया क्योंकि आप अव्यवस्थित रूप से शुरू करने की प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे। इस प्रकार आपने प्रगति की। आप अव्यवस्थित नहीं होगा, ये व्यवस्थित होगा। यह व्यवस्थित रूप से शुरू करने की प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पहुँचे, आपने सही प्रगति की। आप बच्चों से क्या बोल रहे हो कि आपने काम ठीक कराए, आपने सिस्टमेटिक तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, अगर कहीं बच्चा गलत कर दे तो आप ये बोल सकते हो कि आपने स्टार्ट तो ठीक करा था बट यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई, इस वजह से आपका आंसर गलत आ गया। तो आपको आने वाली टाइम पर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इस पॉइंट पर ध्यान देना है, तो बच्चा उस पॉइंट पर ध्यान देगा। समृद्धिकरण, भाई बच्चा अच्छा निष्पादन कर रहा है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप उच्च स्तरीय अधिगम सामग्री तैयार करें, उच्च स्तरीय अधिगम क्रियाकलाप दें। अध्यापक अपना विचार क्या होना चाहिए? अध्यापक के रूप में आपको अपने निष्पादन कर चिंतन करने की आवश्यकता है। आपने एग्जीक्यूट तो कर दिया जो आपको पढ़ाना था, ठीक है, अब आपको सोचने की भी आवश्यकता है कि यार मैंने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया है नहीं, वो कितना इफेक्टिव था। तो आप इसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्या मैंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पर्याप्त कार्य किया है? मतलब मैंने जो समझाया क्या सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा? किस तरह मैं भिन्न हो सकता था, मैं और अच्छा किस तरह से पढ़ा सकता था? मैं किस तरह एक बच्चे या बच्चों के समूह में कार्य निष्पादन में परिवर्तन ला सकता हूँ? एक बच्चे का ग्रुप है जो सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है, तो मैं ऐसी कौन सी चीज़ें करूँ ताकि उनका निष्पादन भी बेहतर हो सके? क्या मैं अपने बच्चों के लिए अलग से वैकल्पिक कार्य कर सकता हूँ, कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स यूज कर सकता हूँ? मेरे विद्यार्थियों की क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक या उपकरण क्या होंगे? मैं अपने बच्चों का असेसमेंट करना चाहता हूँ तो कौन से अच्छे टूल रहेंगे जिनका मैं यूज़ करूँ? ये सारी चीज़ें। देन सारांश, विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में कुछ आयामों को शामिल करने की आवश्यकता है। शैक्षणिक क्षेत्र में बच्चों का निष्पादन क्या है? विद्यार्थियों का शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन क्या है? विद्यार्थी का व्यक्तित्व गुण कैसे हैं? विद्यार्थी का सहगामी क्रियाकलाप कैसा था? विद्यार्थी की उपस्थिति, कक्षा कार्यकलाप, अध्यापक की टिप्पणी एवं विद्यार्थी का समग्र पर्यावरण। ये मैंने हाईलाइटेड करा है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होगा। कुछ आयाम है जिनको हम शामिल करना चाहिए, उसका शैक्षणिक आयाम से ज़्यादा ये सब पढ़ लेना है ना। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम की रिकॉर्डिंग के लिए कुछ आयामों का समावेशन करना, ये भी अच्छी चीज़ है। अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, चर्चा डिस्कशन रखोगे आप। अभिव्यक्ति किस तरह से कर पा रहा, व्याख्या, वर्गीकरण, प्रश्न पूछना, विश्लेषण, प्रायोगिक कार्य, न्याय, समानता के लिए निष्ठा, सहयोग की भावना, ये सारे पॉइंट्स हमें बच्चे उसके रिकॉर्डिंग जब आप करोगे, अधिगम के निष्पादन की रिकॉर्डिंग करोगे तो उसमें आप इनको शामिल करोगे कि बच्चा इन सब चीज़ों में कैसा कैसा था। भाषा के निष्पादन की रिकॉर्डिंग में मूलभूत कौशल, भाषा में तो वो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आकलन परिणामों को विश्लेषण किया जाना चाहिए। किस तरह से विश्लेषण किया चाहिए? विषय के अनुसार, उपविषय के अनुसार, अधिगम परिणाम के अनुसार और विद्यार्थी का अधिगम स्तर को उन्नत बनाने के लिए किया जाना चाहिए। मतलब कि आकलन परिणामों का विश्लेषण किस लिए किया जाना चाहिए? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को उन्नत बनाने के लिए किया जाना चाहिए। किस किस हिसाब से करें? विषय के हिसाब से करें, उपविषय के हिसाब से करें और अधिगम परिणाम के हिसाब से करें। ठीक है, तो ये जो सारांश है इसका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट करा है, मतलब इंपॉर्टेंट होगा ही। अब आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा 502 होता है ख़त्म
और चलो इसके बाद कुछ है ही नहीं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अब हम कौन से ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक के आप चाहें सारे के सारे पीडीएफ को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, क्योंकि आपको जस्ट पढ़ना है। पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगेंगे बिल्कुल। यहाँ तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको वजह से 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तक लग जाते हैं। आप खुद जस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको और कम टाइम लगेगा। और अगर मैं नोट्स की बात करूँ कि आपको इनके नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो ये आप पर डिपेंड करता है। यदि आप पीडीएफ से पढ़ पा रहे हैं तो आप नोट्स मत बनाओ। और आपको लगता है कि यार इस पीडीएफ में बहुत से ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपको पहले से ही पता है, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जो ऐसे पॉइंट है जो आपको नहीं पता है, जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है, सिर्फ उन पॉइंट्स के आप नोट्स बना लो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने नोट्स की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।